नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं हाल के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बात करने वाले हैं। जी। ये है अमोल भगवान निहोल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSE 782। ये केस ना वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो शादी के वादे से जुड़े मामलों को देखते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई परतें हैं। सही कहा। तो ये मामला असल में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील थी। हाईकोर्ट ने क्या किया था कि अपीलकर्ता पर जो आईपीसी की धाराएं लगी थीं 376, 376 2N, 377 और साथ में 504, 506 भी, उस एफआईआर को रद्द करने की जो सीआरपीसी 482 याचिका थी, उसे खारिज कर दिया था। जी बिल्कुल। और आरोप थे शादी का झूठा वादा करके रेप, अप्राकृतिक यौन संबंध और धमकी वगैरह के। तो चलिए इस केस के तथ्यों को, इसमें जो दलीलें दी गईं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, क्या कहा, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है शिकायतकर्ता से, मतलब प्रतिवादी संख्या 2। जी। एफआईआर के हिसाब से वो पहले शादीशुदा थीं और उन्होंने खुलाबनामा भी ले लिया था। उनका आरोप ये था कि उनके पड़ोसी, जो अपील करता है और एक छात्र थे उस समय, उन्होंने जून 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच, मतलब करीब 1 साल, जी 1 साल से ज्यादा, हाँ, शादी का झूठा वादा करके उनके साथ बार बार जबरन यौन संबंध बनाए। एफआईआर कहती है कि ये जुलाई 2022 में शुरू हुआ। अच्छा। और बाद में किसी लॉज में भी ये जारी रहा, जहां अप्राकृतिक यौन संबंध का भी आरोप लगाया गया। इसमें पैसे उधार लेने और कार इस्तेमाल करने की बात भी थी शायद। हाँ, वो भी आरोप थे। और फिर जब अपीलकर्ता के परिवार ने धर्म अलग होने की वजह से शादी से मना कर दिया, तो फिर कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई। अच्छा, ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन अपीलकर्ता का क्या कहना था? हाँ, वो जानना जरूरी है। अपीलकर्ता का पक्ष इससे बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि ये रिश्ता पूरी तरह सहमति से बना था और पहल भी उनके मुताबिक शिकायतकर्ता की तरफ से ही हुई थी। उन्होंने जबरन संबंध या झूठे वादे जैसे किसी भी बात से साफ इनकार किया। बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि इस एफआईआर से पहले ही 24 जुलाई 2023 को अपीलकर्ता के पिता ने पुलिस में शिकायत दी थी, ये कहते हुए कि शिकायतकर्ता उनके बेटे को परेशान कर रही हैं और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही हैं। अरे, एफआईआर से पहले? जी हाँ, और इस पर एक एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। अच्छा, तो ये एक तरह का काउंटर नैरेटिव पहले से मौजूद था। और अग्रिम जमानत का क्या हुआ? हाँ, वो भी एक अहम बात है। सेशन कोर्ट ने अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी थी और जमानत देते वक्त जज ने यह टिप्पणी भी की थी कि शिकायतकर्ता एक परिपक्व, मैच्योर महिला हैं और सहमति का मतलब समझती हैं। ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है। तो फिर अगर ये सब था, तो हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार क्यों किया? और सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर मुख्य कानूनी सवाल क्या बना? हाँ, देखिए, मुख्य सवाल यही था कि क्या हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया या नहीं? क्या एफआईआर रद्द ना करके उन्होंने गलती की? ठीक। अपीलकर्ता की तरफ से जो सबसे बड़ी दलील थी वो ये कि ये पूरी क्रिमिनल कार्रवाई कानून का दुरुपयोग है, मिसयूज ऑफ प्रोसेस। अच्छा। उन्होंने हवाला दिया मशहूर स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल केस का और कहा कि ये मामला उस केस में बताई गई कैटेगरी 5 और 7 में आता है। कैटेगरी 5 और 7 वो क्या है, एक बार बताएंगे? हाँ, कैटेगरी 5 कहती है कि आरोप इतने बेतुके और अविश्वसनीय हों कि कोई भी समझदार इंसान उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। और कैटेगरी 7 है कि कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भावना और निजी रंजिश से प्रेरित हो। अच्छा, और इस दलील के सपोर्ट में उन्होंने क्या तर्क दिए? उनके तर्क थे कि पहली बात, रिश्ता सहमति से था। दूसरी, जबरदस्ती या अप्राकृतिक संबंध का कोई मेडिकल सबूत नहीं है। तीसरी, एफआईआर दर्ज करने में बहुत देरी हुई, करीब 13 महीने। हाँ। और चौथी कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि रिश्ता खराब हो गया और परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, तो दुर्भावना से एफआईआर कराई गई। तो इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गौर किया? उनकी क्या टिप्पणियां रहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और बाकी तथ्यों को देखा। और पहली नजर में प्राइमा फेसी कोर्ट ने पाया कि ये रिश्ता काफी लंबा चला, करीब 12 महीने, और ये सहमति से चला। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का जो आचरण था, जैसे कथित पहली घटना के बाद भी रिश्ता जारी रखना, लॉज जाना, ये उनके जबरदस्ती के आरोपों से मेल नहीं खाता। और वो शादी के झूठे वादे वाली बात, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? हाँ,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 90, जो तथ्य की गलत धारणा यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत ली गई सहमति की बात करती है, उसे यहां लागू नहीं माना। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि अपीलकर्ता ने शुरू से ही ये इरादा रखा था कि वो वादा नहीं निभाएगा और सिर्फ धोखा देने के लिए सब कर रहा था। अच्छा, मतलब इंटेंशन शुरू से गलत नहीं था, ऐसा कोर्ट को लगा। जी। और इससे भी ज्यादा एक अहम बात सामने आई। कोर्ट ने नोट किया कि जब पहली कथित घटना हुई जुलाई 2022 में, उस समय शिकायतकर्ता कानूनी तौर पर शादीशुदा थीं। ओह। हाँ, आपने बताया था खुलानामा बाद में मिला। बिल्कुल, खुलानामा मिला दिसंबर 2022 में। तो जुलाई 2022 में जब वो शादीशुदा थीं, तब शादी का कोई भी वादा कानूनी तौर पर एनफोर्सेबल ही नहीं था, अप्रवर्तनीय था। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब उस समय वो कानूनी तौर पर शादी कर ही नहीं सकती थी। सही बात है। तो वादा अगर था भी तो वो कानून की नजर में शुरू से ही शून्य था एक तरह से। और क्या टिप्पणियां थीं कोर्ट की? कोर्ट ने यह भी देखा कि धमकी देने के जो आरोप थे आईपीसी 506 के तहत, उसके तत्व भी पूरे नहीं हो रहे थे। और कोर्ट ने शिकायतकर्ता के आचरण पर भी टिप्पणी की कि उनका बिना बताए अपीलकर्ता के गांव पहुंच जाना, ये उनकी क्या कहते हैं, उत्तेजित मानसिक स्थिति दिखाता है और शायद दुर्भावनापूर्ण इरादे की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि एक पढ़ी लिखी पहले से शादीशुदा महिला जिसके बच्चे भी हैं, वो इतने लंबे समय तक धोखे में रहेगी, या अगर वाकई शोषण हो रहा था तो भी रिश्ता बनाए रखेगी। मतलब कोर्ट ने पूरे मामले को होलिस्टिकली देखा। जी। और कोर्ट ने नईम अहमद बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली केस का भी जिक्र किया और दोहराया कि देखो, अगर दो लोगों के बीच सहमति से बना रिश्ता खराब होता है, टूटता है, तो ये कोई आधार नहीं है कि आप राज्य की पूरी क्रिमिनल मशीनरी को हरकत में ले आएं। सही। हर टूटे वादे को आईपीसी 376 के तहत लाना ठीक नहीं है। यहां वादे का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और शुरू से दिया गया झूठा वादा यानी फॉल्स प्रॉमिस अब इनिशियो, इसके बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? फैसला क्या हुआ? तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला साफ तौर पर भजनलाल की इसकी कैटेगरी 5 और 7 के दायरे में आता है, यानी आरोप अविश्वसनीय और कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण। जी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का वो आदेश जिसने एफआईआर रद्द करने से मना किया था, उसे रद्द कर दिया। अच्छा। और अपीलकर्ता के खिलाफ जो एफआईआर थी सीआर नंबर 4902/2023 और उससे जुड़ी जो भी कार्यवाही चल रही थी आरसीसी नंबर 378/2023, उन सबको क्वैश कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। यानी अपीलकर्ता पूरी तरह से बरी हो गए। हाँ, उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस फैसले के क्या निहितार्थ हैं? मतलब प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए इसमें क्या टेक अवे है? देखिए, इसके कई अहम निहितार्थ हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, ये वादे के उल्लंघन और शुरू से झूठे वादे के बीच के अंतर को और पुख्ता करता है। दूसरा, ये इस बात पर जोर देता है कि जब सहमति से बने रिश्ते बिगड़ने पर ऐसे मामले आते हैं तो अदालतों को, खासकर हाई कोर्ट को, सीआरपीसी 482 की शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और बारीकी से जांच करके करना चाहिए। सही। तीसरा, ये फैसला ये भी दिखाता है कि कथित वादे के समय शिकायतकर्ता की अपनी वैवाहिक स्थिति कितनी मायने रख सकती है, जैसा इस केस में हुआ। और जाहिर है, भजनलाल और नईम अहमद जैसे केस इस तरह के मामलों में रेलेवेंट बने रहेंगे। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि अदालतों को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से ये फर्क करना होगा कि कौन सा मामला वाकई शादी के झूठे वादे पर बने नाजायज संबंधों का है और कौन सा मामला सिर्फ एक सहमति से बने रिश्ते के दुखद अंत का नतीजा है। हाँ, खासकर जब कानून के दुरुपयोग की संभावना हो और किसी व्यक्ति की जिंदगी और इज्जत दांव पर लगी हो। सही कहा। अच्छा, तो इस बातचीत के अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। इस फैसले की रोशनी में सहमति और धोखे के बीच की वो जो महीन रेखा है, उसे तय करने के लिए, खासकर जब रिश्ता काफी लंबा चला हो, अदालतों को किन वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव पैमानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए केस के विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।